नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा घर। दोस्तों आज एक बार फिर से हमारे साथ अवनीश जी हैं। अवनीश जी ने हमें समय दिया इसके लिए उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। अवनीश जी प्रारब्ध के एडिटर और फाउंडर हैं और एक कल्चरल एक्टिविस्ट हैं और अपना एक बहुत अच्छा मत रखते हैं पत्रकारिता की दुनिया में और इनके मत को और इनके व्यू को, इनके नज़रिए को बहुत अच्छे से सुना और एप्रिशिएट किया जाता है। अवनीश जी आज आपने हमारे लिए और हमारे चैनल के व्यूअर्स के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू राहुल जी। नमस्कार। अवनीश जी, मैं आज आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि 2 से शुरू हुआ सफ़र 303 पर पहुँच गया और ये किसी तपस्या, त्याग और समर्पण के सिवाय मुमकिन नहीं हुआ। शिखर पर पहुँच जाना तो आसान होता है, पर वहाँ बने रहना मुश्किल होता है। इस बात को आज बीजेपी ने चरितार्थ करती हुई हमें दिखाई दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस जो 404 से 44 और फिर 52 पर सिमट गई। नीचे गिरना कोई समस्या नहीं है, पर नीचे गिर के ऊपर न उठने के लिए सार्थक प्रयास न करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। नफरत का जो सफर मौत का सौदागर से शुरू हुआ, वो नीच चौकीदार चोरे होते हुए मोदी का कोई परिवार नहीं इस पर आ गया। और लगता है कि हर बार विपक्ष ही तय कर देता है कि हम ही हमारे आचरण, हमारी भाषा के व्याकरण और विशेषण से मोदी जी को उनके टारगेट तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। चौकीदार चोर है, मैं भी चौकीदार बन गया और मोदी का कोई परिवार नहीं, मोदी का परिवार बन गया। आपसे मैं बहुत स्पेसिफिकली 2 चीज़ें पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष की तरफ से कोई चुनौती इस बार बीजेपी और एनडीए को मिल पाएगी? और दूसरी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर बीजेपी 370 के टारगेट की तरफ देख रही है, तो वो दक्षिण के दुर्ग को भेदे बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। तो इन 2 चीज़ों के ऊपर और इस पूरे विश्लेषण के ऊपर मैं आपका व्यू, आपका नज़रिया जानना चाहूँगा। जी, राहुल थैंक यू। आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया और शुरुआत में जो इंट्रो आपने दिया उसमें काफ़ी कुछ बात आपने कह दिया जो कि एक वक्ता को कहने से मतलब मेरे हिस्से का काफ़ी काम आपने कर दिया। अब देखिए ऐसा है, आपने 2 चीज़ पूछी। थोड़ा-सा उसमें ऐड कर दूँ। नरेंद्र मोदी नेशनल पॉलिटिक्स एरिना में कब आए? 2013 गोवा, जी, जब उनको जी, बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस किया, ठीक? लेकिन मौत का सौदागर कब कहा गया? 2007 सोनिया गांधी। जी, इसका मतलब सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, तत्कालीन यूपीए, तत्कालीन सत्ता पक्ष, माइंड इट 2007 में सत्ता पक्ष थी। जी, उसको ये पता था कि हमारी सत्ता किसके हाथ जाने वाली है। किसी और भारतीय जनता पार्टी के ऐसा तो नहीं था 2007 में अकेले केवल गुजरात में बीजेपी की सरकार थी। किसी और 2007 के बाद ऐसा भी नहीं है कि कहीं और बीजेपी की कोई सरकार नहीं आई किसी स्टेट में 2014 तक। जी, बराबर। लेकिन क्या कभी यूपीए की सर्वे सर्वा कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी जी ने या इतने बड़े नेतृत्व ने कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ, किसी भाजपाई मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की बातें कही? नहीं कही। नहीं, क्या और किसी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इतनी कड़ी कार्रवाइयां, इतनी गहन जांच, इतने षड्यंत्र सीबीआई से लेके बाकी सारे कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए किए? नहीं जी, किए। ये सब कुछ किसके खिलाफ हुआ? नरेंद्र मोदी के। तो सबसे पहले तो आइए धन्यवाद दे देते हैं कांग्रेस को, सोनिया गांधी को, यूपीए को और उस समय की सत्ता वाली पार्टी को कि कम से कम उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नायक के तौर पर या भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार आएगी तो उसका प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका श्रेय लोग बीजेपी को देते हैं, तत्कालीन बीजेपी प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह को देते हैं, लेकिन मैं तो सोनिया गांधी को इसका श्रेय दूंगा। अब रही बात उसके बाद आपने सारी चीज बता दिया, चाय वाला, नीच। एक चीज आप मिस कर गए, जरा उसको भी बता देता हूँ। 2014 का ही वो इलेक्शन था
जहां से नरेंद्र मोदी के साथ एक तमगा आता है 56 इंच की सीना, जी, 56 इंच की जी, छाती। जी, 2014 का इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, तब मुलायम सिंह यादव जीवित थे, उनके पुत्र अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और आजमगढ़ के आसपास की एक रैली में उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने हमको गिर के शेर दिए और हमने उसको सैफई के पिंजड़े में कैद कर दिया। ये उन्होंने व्यंग में कहा था। जी, बराबर। 40 से 45 मिनट बाद गोरखपुर के मानबेला मैदान में नरेंद्र मोदी की राजनीतिक रैली थी 2014 के चुनाव के लिए, और नरेंद्र मोदी ने अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए, सीना दिखाते हुए ये कहा था कि नेताजी, शेर पालने के लिए तो 56 इंच की छाती चाहिए। वो 56 इंच का विस्तार अब 140 करोड़ जन का विस्तार हो गया है। इसका एक बार फिर अगर आप श्रेय देना चाहें तो इस देश की अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम लालू प्रसाद यादव को दे सकते हैं, जो जमानत पर रिहा होके एक राजनीतिक रैली में इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और सबसे बड़े जनमत से चुन के आए प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके की स्तरहीन और निजी टिप्पणियां कर रहे हैं। जी, ज़रूर, यह बराबर। सबसे बड़ा सवाल अगर है तो इस देश की न्यायपालिका पर सवाल उठता है कि उस न्यायपालिका ने लालू प्रसाद यादव, एक सजा याफ्ता मुजरिम, आरोपी नहीं, ध्यान दीजिएगा, आरोप उसके जी, कई और हैं, कई और आरोप सिद्ध हैं भी हो जिसमें वो चुके हैं। कन्विक्ट नहीं हुआ है, यहाँ कन्विक्टेड है। एक केस में कन्विक्टेड है, चारा केस में कन्विक्टेड है, अपराधी। उसको जमानत स्वास्थ्य के आधार पर देते हैं, क्या इस बात के लिए देते हैं कि इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय और लोकतांत्रिक नेता को इस तरह की गालियां दें, उसकी उनकी स्वर्गीय माता जी को ऐसी गाली दे? लेकिन चलिए छोड़िए, ना आप वकील हैं, ना हम वकील हैं, ना आप मिलाड हैं, ना मैं मिलाड हूं। हम सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट जज है, ये आपका विषय है, आप सोचिए। आपके चेहरे पर अगर कोई दाग है तो उसको मिटाना आपका काम है, ये उनका काम है। लेकिन अब राजनीतिक बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं, तो एक बार फिर मैं लालू प्रसाद यादव को धन्यवाद दूंगा। हुँ, बिल्कुल धन्यवाद देना चाहिए। एक बात मैं हमेशा लिखता रहा हूं, हमेशा कहता रहा हूं नरेंद्र मोदी के संदर्भ में, नरेंद्र जी, मोदी भारतीय राजनीति के वो धूमकेतु हैं, वो व्यक्तित्व हैं कि जो प्रचंड विरोध की सुनामी लहरों पर तैरते राजहंस के समान। सही है। नरेंद्र मोदी का जितना ऊंचा विरोध होता है, इतिहास है कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ उतना ज्यादा होता जाता है। सबसे रिसेंट अगर उदाहरण आपको देखना है तो सो कॉल्ड कथित किसान आंदोलन को देख लीजिए। जी, बिल्कुल। किसान आंदोलन असफल हुआ, अपनी गति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसी पंजाब से राजनीतिक सर्वे आया है, इलेक्शन सर्वे आया है, और उसमें 13 में से 7 सीटों का मामला निकल के आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, पहली बार जब वो अकाली दल की उंगली पकड़ के चलने वाली पार्टी नहीं है और स्वतंत्र रूप से लड़ रही है। जी, मोदी का ग्राफ गिराने के लिए दल्लेवाल का वो वीडियो सबने देखा होगा कि मोदी का ग्राफ गिराने निकले थे और मोदी और उनकी पार्टी का ग्राफ बढ़ा बैठे। जी, इसलिए ज़रूर। मेरी वो बात 2012-13 से मैं इसको लिखता आ रहा हूं कि हुँ, साहब, वो आदमी जितना गालियां दोगे, और नरेंद्र मोदी खुद इसको एडमिट करते हैं, हाउस हाँ, में उन्होंने बिल्कुल। एडमिट किया कि आपकी गालियां मुझे फूल के समान हैं। विदेश दौरे के समय किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, देशी या विदेशी किसी पत्रकार ने पूछा था कि भाई साहब, आप 24 घंटे में 18 घंटे 20 घंटे काम करते हो, आप थकते नहीं? बोले नहीं, मैं थकता हूं, लेकिन जो पिछले 24 घंटे में मुझे देश भर में गालियां मिलती हैं विपक्ष की, उन गालियों से मैं खुद को रिचार्ज कर लेता हूं और मैं रिचार्ज हो जाता हूं और फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाता हूं। तो ये है नरेंद्र मोदी और उनका कमिटमेंट। अब आते हैं आपकी एक बात पे। देखिए, नरेंद्र मोदी कैपिटलाइज कर ले जाते हैं, कैपिटलाइज कर ले गए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इसके पहले भी इसका ये स्थिति थी, लेकिन हुँ, पटना की रैली के बाद एक बार उसका पुष्टिकरण हो गया जी, कि विपक्ष ने 2024 का लोकसभा चुनाव बिना लड़े अपनी हार स्वीकार कर ली है। अपनी हार स्वीकार नहीं, बल्कि अपनी हार तय कर ली, जी, बराबर। और उसका पूरा ये स श्रेय लालू प्रसाद यादव को जाता है। और मजे की बात यह है कि उस मंच पर अखिलेश यादव मौजूद थे, हाँ, तेजस्वी उनके परिवार के रूप में मौजूद थे,
सीताराम जी, येचुरी मौजूद थे। कुछ लोग कलंक से बच गए, लेकिन कलंक से बचना, लेकिन उस लहर का प्रभाव उनके ऊपर तो आएगा। ज़रूर। तो ये है नरेंद्र मोदी के ऊपर निजी हमला जब भी आप करेंगे, तो आपकी स्थिति यही होनी है, राजनैतिक या व्यक्तिगत, आप चाहे किसी स्तर पर हमला कर लीजिए। इस बात को अगर सबसे सही तरीके से डिकोड किया किसी व्यक्ति ने, जिसको मैं राजनैतिक रूप से बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, वो अरविंद केजरीवाल ने, हुँ, जिसके पास 5 मीटर से कम की ज़बान नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति ने इस बात को डिकोड बहुत अच्छे से किया कि नरेंद्र मोदी से मैं अगर व्यक्तिगत रूप से उलझूँगा, तो मुझे दिक्कत होगी। और अंतिम बार उस व्यक्ति ने ये अनपढ़ प्रधानमंत्री और ये वो थोड़े दिन के लिए उठाया, एक सेफर साइड लेते हुए, क्योंकि उनके ऊपर ईडी और शराब घोटाले का तमाम मामला है, तो चर्चा में बने रहना है, बाइट जी, चलती रहनी जी, चाहिए टीवी में, वरना 24-26 घंटे उनको जेल में चले गए, हो गया होगा और टीवी पे दिखाई नहीं देंगे, तो सर जी कहाँ गए? ये बात। तो ये कुल है उपलब्धि नरेंद्र मोदी की, जहां हर व्यक्ति चाय वाला हो जाता है, हर व्यक्ति हुँ, चौकीदार हो जाता है और आज हर व्यक्ति 140 करोड़ लोग उनके परिवार हो गए, बराबर। थैंक्स टू अपोजिशन। अब आते हैं आपकी उस दूसरे मूल बात पे कि कितनी मेहनत रही है 3 से 300 आने की, 300 राइट, प्लस आने की। आप जरा सोचिए कि कितना बहुमत चाहिए? 272, 200 बराबर। ठीक है? कौन व्यक्ति है जो ये नहीं मान रहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर सत्ता में वापसी कर रहे हैं? सब मान रहे हैं। बिल्कुल, वोटर मान रहा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट मान रहे हैं, खुद अपोजिशन मान रहा है, नरेंद्र मोदी उनकी पार्टी तो मान ही रही है और सबसे मजेदार, जनता मान रही है। जी, ज़रूर। ठीक, लेकिन नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं रुक रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, इतिहास उठा के देख लीजिएगा, किसी प्रधानमंत्री ने हाउस में यानी लोकसभा में या संसद में ये कभी नहीं कहा होगा कि मैं अगले आने वाले चुनाव में कितनी सीटें लेके आ रहा हूँ। हुँ, उन्होंने घोषणा की कि 370 लेके आ रहा हूँ। 370 को लोग बड़े अजीब-अजीब तरीके से देख रहे हैं। कोई कश्मीर वाले 370 से उसको मिला रहा है, लेकिन दरअसल वो है 367, 367। ये हुँ, वो मैजिकल ओके, फिगर है जो 2/3 मेजॉरिटी फिक्स करता है ओके, संसद में। जी, तो एक तरफ वो 370 अपनी अकेली पार्टी के लिए मांग रहे हैं, 303 अब वो भूल चुके हैं। 370 लोग कह रहे हैं कि साहब कैसे आएगी? आपका भी सवाल था बिना साउथ के कैसे आएगी? उसका आंकड़ा बता देता हूँ। 303 के बाद जो बाकी करीब 56 ऐसी सीटें हैं, जिस पर भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में सेकंड रही है, जी, रनर अप रही है। जी, उनमें से लगभग 70% ऐसी सीटें हैं जिसमें उसके हारने का मार्जिन 10,000 से कम वोटों का रहा है। ओके, तो ये 50 का 56 का आंकड़ा अगर उस 303 में जोड़ दीजिए तो अब आपके पास कितनी आता है? लगभग आप 360 पहुंच गए। हाँ, बराबर, उसके बाद एक जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस समय लगाया जा रहा है कि साहब आप तो सबके लिए दरवाजे खोल के रखे हो, दरवाजे तो छोड़ दो, आपने खिड़कियां खोल रखी हैं, आपने रोशनदान खोल रखा है, बल्कि अगर वो सब कम पड़ रहा है तो आपने अपने कमरे की दीवारें ही गिरा दी हैं कि क्या नाम है फलाने नेता हो, हुँ, हाँ आ जाओ। हुँ, ये स्थिति चल रही है। ऐसा जी, क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी? ऐसा इसलिए कर रही है कि याद कीजिए, परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप है कि ये अर्बन पार्टी है, जी, ये सवर्णों की बराबर, पार्टी है, ये सवर्णों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, अर्बन पार्टी है, पैन इंडिया पार्टी नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया की पार्टी है। और शायद यही विश्वास था उस जमीन पर जिस जमीन से स्टालिन और उनके निर्देशन, उनकी छत्र छाया में राहुल गांधी ने नॉर्थ वर्सेस साउथ की पॉलिटिक्स करनी शुरू जी, करी। ज़रूर, लेकिन क्या अन्ना मलाई और नरेंद्र मोदी की जो पोजिंग आपको तमिलनाडु में दिख रही है, उससे आपको अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के उस दौर की याद नहीं आती? बिल्कुल सही, जिस विश्वास के साथ अन्ना मलाई आगे बढ़ रहे हैं, मैं कम से कम गुजरात के उस सीन को याद करता हूं, तब मेरी राजनीति में
उतनी ही रुचि थी जितनी आज है। जी, अटल बिहारी और नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री में अन्ना मलाई और नरेंद्र मोदी के बीच में देख रहा हूं। साउथ के 124 या 25 सीटों के जो सर्वे लेटेस्ट आए हैं, पंजाब वाले सर्वे की मैंने बात की, 7 सीट वहां पर। जी। साउथ इंडिया से जो सर्वे आए हैं उसमें तमिलनाडु से अब सिर्फ खाता खुलने की बात नहीं, लगभग 5 सीटों के आंकड़े दिए 5 जा सीटों रहे की हैं। बात की जा रही है, बराबर। केरल केरल में खाता खोलने की बात नहीं, वोट परसेंटेज की बढ़ने की बात नहीं, बल्कि अब वहां पर 2 सीटों की आंकड़ों की बात आ रही है। जी, केरल से शायद अगर मैं गलत नहीं तो 2 मंत्री भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये अब कितना इफेक्ट डालेगा ये आगे की बात है, उस पर हम तब जी, तक बात नहीं करेंगे क्योंकि 195 की लिस्ट में वो नाम शामिल नहीं है। तो जी, इसलिए जो अभी डिक्लेयर किया है बीजेपी ने उस पर बात करेंगे, और जो आकलन और सर्वेज आ रहे हैं उस पर बात करेंगे। जी, देखिए ऐसा है, जब नरेंद्र मोदी की भाजपा अपने आप को इस स्तर पर ओपन अप करती है कि सबका स्वागत है, तो उसका एक पर्पज ये होता है कि सीटें बढ़ाना तो बात की चीज है, पैन इंडिया पार्टी बनना सही बात है, उसका जो सबसे प्रैक्टिकल नतीजा है वो वेस्ट बंगाल देख लीजिए। बराबर, वेस्ट बिल्कुल बंगाल सही। में 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति थी, 2014 में क्या स्थिति थी, 2019 में क्या स्थिति हुई, 2024 में क्या स्थिति होगी, इसका बराबर, नंबर आप बढ़ा लीजिए। संदेश खाली को लेके बाकी सब, जिस समय आप हमसे बात कर रहे हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट ने फिर डंडा मार दिया है, और जी, अब बिल्कुल, शाहजहां शेख, जिस तोते में ममता बनर्जी की जान अटकी हुई है, वो अब सीबीआई के पास है। तोता राज उगलेगा, यानी शाहजहां शेख राज उगलेगा, और ममता बनर्जी के भतीजे जेल जाएंगे, इसमें बराबर, अब कोई शक शुबा कोई नहीं शक रह नहीं। गया है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों की संख्या यानी प्रधानमंत्री 370 का आंकड़ा देते हैं, दूसरा अगर आपको पूरे देश में बड़े परिवर्तन करने हैं, जिस तरफ इशारा कर चुके हैं, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी की बात इसीलिए उन्होंने किया, 370 का फिल्म से कोई मतलब नहीं है, 370 का कश्मीर से कोई मतलब नहीं है, हुँ, मतलब उनका है 367 से अकेले बीजेपी की। इसलिए कि जी, अगर आपके गठबंधन यानी एनडीए की कोई पार्टी दाएं बाएं हो थोड़ा, कि क्योंकि बड़े फैसले होने हैं, और इसका संकेत प्रधानमंत्री ने समय समय पे कई बार दिया है कि सही अगला बात है। टर्म बड़े फैसलों का होगा। वो बड़े फैसले कौन हो सकते हैं, इस पर कभी और बात होगी। इसलिए एक तरफ अपने नंबर्स बढ़ाने की तरफ भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी तरफ अपनी प्रेजेंस, हुँ, क्योंकि अगर आपको कोई बड़े फैसले करने हैं तो वो देश राष्ट्रीय स्तर पर फैसले करने हैं, देश के लिए फैसले करने हैं, इसलिए देश के हर भूगोल में आपकी पहुंच होनी चाहिए, ताकि आप ये दम भर सकें कि हम पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पूरे देश के लिए फैसला ले रहे हैं। बराबर, नॉर्थ ईस्ट जो भारत से हमेशा दूर रखा जाता था, जिसको स्थापित मीडिया के समाचारों में हफ्ते 2 हफ्ते में 5-7 मिनट की एक बाइट मिला करती थी, आज नॉर्थ ईस्ट में कैबिनेट की बैठकें होती हैं। पिछले 10 सालों में कितनी बैठकें हुई हैं, प्रधानमंत्री के कितने दौरे हुए हैं, मंत्री कितने गए हैं, और परिवर्तन आपने देखा है नॉर्थ ईस्ट में। पूरा नॉर्थ बिल्कुल, ईस्ट, जिसको आप मान बैठे थे कि ईसाइयत को समर्पित हो चुका है, पूरी तरह से भाजपाई है। अगर राइट, अकेला बिल्कुल कोई सही। ऐसा उदाहरण मिलता है कि जहां मुख्यमंत्री के साथ पूरी सरकार ही चली आई भारतीय जनता पार्टी में, तो वो उदाहरण भी आपको नॉर्थ ईस्ट से मिलता है। बिल्कुल सही। इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा अपने इंट्रो में कि 3 से 303 के जिस तपस्या की जमीन पर आज नरेंद्र मोदी की भाजपा खड़ी है, जिसको 2014 से उत्तरोत्तर जनता का सपोर्ट हासिल है, अब वह पूरे भारत की नेशनल पार्टी बनने की तरफ सिर्फ नारे नहीं बल्कि जमीन पर उतरना चाहती है। और एक चीज आपको बताएं, आप अगर मछली मारने के शौकीन हैं, बड़ा देशी उदाहरण दे रहा हूं, जी, अगर आप मछली मारने के शौकीन हैं, उसको शिकार बोला जाता है, जो मछली मारते हैं ना, तो मारना मछली तो ठीक है, मछली पकड़ना तो कुछ होता नहीं है, मछली मारने जैसी टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन उसको शिकार कहा जाता है। कई बार जी, तो ऐसे शिकारी मैंने देखे हैं जो खाते हैं ही नहीं है, वो केवल शिकार करते हैं। और आपने बहुत सारे यूरोपियन या बाहर के वीडियोस देखे होंगे जिसमें दे यूज टू कैच फिश एंड देन हुँ, रिलीज इट। हुँ, ठीक है, तो आप ये सही बात। बताइए, अगर आपने किसी तालाब में 2 बंसियां लगाई हैं,
तो आपके मछली ज्यादा फंसने की संभावना है, या अगर आपने 200 बंसियां लगा दी हैं उसी तालाब में तो मछली फंसने की ज्यादा संभावना है। इसलिए नरेंद्र मोदी सबके साथ, सबके विश्वास के साथ, राजनीतिक रूप से भी सबका साथ लेना चाहते हैं, ताकि पूरे नेशन वाइड उनके पार्टी की प्रेजेंस बने। और जब 200 कांटे लगे रहेंगे तो मछलियां भी ज्यादा आ जाएंगी। कहां कहां से आपको लोकसभा सीटों में एड ऑन हो जाएगा, जो कि उनके 370 को मजबूत करने जा रहा है। एक चीज और जहां मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा, जो कि बेहद जी महत्वपूर्ण जी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का स्वाद चखा, इसमें कोई जी दो राय नहीं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को ये लगा, संघ को लगा कि हम 5 साल कोई सत्ता चला सकते हैं। इतनी विषम परिस्थितियों में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में आज के विरोधी आरोप भी लगाते हैं कि आपने अपने एजेंडों से समझौता किया, और बिल्कुल किया। जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एनडीए का बना था अटल जी के समय में, तो कोर इश्यूज बीजेपी, जिसमें 370 शामिल था, जिसमें राम मंदिर शामिल था, उसको अलग कर दिया बीजेपी, अलग कर दिया, कंप्रोमाइज किया बिल्कुल सही, बिल्कुल। और कहा नहीं, अभी हम इस पर नहीं बात करेंगे, ठीक है सरकार चलाएंगे। लेकिन 2014 के बाद जनता के आशीर्वाद से और उस अटल जी की सरकार और अटल जी के समय की जमीन पर जो आज की भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उसकी एक अलग विशेषता है। वो लाती किसी को है, लेकिन अपने एजेंडे के नीचे लाती है। हम्म, आज की भारतीय जनता पार्टी, चाहे उसके एनडीए का कुनबा कितना छोटा हो या कितना बड़ा हो, एनडीए में कितनी पार्टियां आए, कितने पार्टियां जाएं, भारतीय जनता पार्टी में कौन से वैचारिक को कौन सी पार्टी का नेता आए या चला जाए, इससे उनका कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब ये है कि भैया 370 हमारे एजेंडे में था, हम कर चुके। राम मंदिर हमारे एजेंडे में था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर बन चुका, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मथुरा बाकी है, हमारे एजेंडे में है। काशी बाकी है, हमारे एजेंडे में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे एजेंडे में है। ऐसी तमाम चीजें हमारे एजेंडे में है। अगर इसका झंडा उठाना है तो एक हाथ में हमारे काम की लिस्ट उठाओ, दूसरे हाथ में भारतीय जनता पार्टी की का झंडा उठाओ। हम तुम्हारे गले में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का पटका डालेंगे, हमारी छतरी बराबर। के नीचे रहोगे तो काम करो। और इस शर्त पर बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि किसी दिन अगर राहुल गांधी जी को भी नरेंद्र मोदी की भाजपा ने भाजपा ज्वाइन करा लिया, तो उनके एक हाथ में अपने काम की लिस्ट दे देगी, जिसको वो लिख लिख के इन तमाम सालों में लड़ती आई है, और उन्हीं लिख लिख के लड़ते आए नारों के साथ 3 से 303 की सफर को संपूर्ण किया है और प्राप्त किया है, उनसे भी काम अपना कराएगी। इसलिए ये आरोप बेमानी है कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा है। नहीं, जो भी आ रहा है उसका भाजपाईकरण हो रहा है। इस शर्त पर आ रही है, ये एक नई भाजपा है, जो कि निश्चित रूप से अगर 3 से 303 आ सकती है तो 370 खुद प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री कभी गीली जमीन पर खड़े होकर कोई बात नहीं करते। बिल्कुल। आपकी आपकी एक बात से मुझे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो भाषण अभी भी याद आता है, जो उन्होंने संसद में दिया था कि जिस दिन भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, उस दिन हम धारा 370 को हटाएँगे और उस दिन राम मंदिर भी बनेगा। तो ये बात अटल जी ने 98-99 में कही थी, और वो बात, वो भाषण आज भी उतना ही जीवंत है जितना उस समय उन्होंने संसद में खड़े रह के उसको लाइव किया था। तो अवनीश जी, आज आपसे बात करके, आपके विश्लेषण को सुन के बड़ा अच्छा लगा, और उम्मीद है भविष्य में भी इसी तरह से आपसे और अलग-अलग विषय पर आपका विश्लेषण और आपका ज्ञान मिलता रहेगा। तो आज के इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, और उम्मीद है आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत और बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आपके दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल जी के चैनल को खूब देखिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। लाइक करने से जानते हैं दर्शकों क्या होता है कि आप एक बार वीडियो लाइक करते हैं, ये वीडियो और राहुल जी की मेहनत बहुत सारे लोगों तक पहुंचती है, तो प्रसार होने में मदद मिलती है। थैंक यू राहुल जी, जी, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। ओके सर।